गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो नाउ आई होप आप लोगों ने आगे के सारे लेक्चर्स देखकर अच्छे से कंपनी ऑडिट 1 का रिवीजन कर लिया होगा और आज हम पहुंच गए हैं द लास्ट सेक्शन ऑफ द कंपनी ऑडिट चैप्टर नंबर 1 विच इज योर सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? जब भी कोई भी कंपनी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज्ड हो जिसे हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। बोले तो MMPP, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग मतलब इनपुट से आउटपुट जनरेट हो रहा है, मतलब कोई कॉस्टिंग एक्टिविटी कैरी हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट इमर्ज आउट हो रहा है। तो इन दैट केस अगर कोई भी कंपनी इन 4 तरह की किसी भी एक्टिविटी में एंगेज्ड हो और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया किस सेक्शन के अंदर, अंडर सेक्शन 148, और क्या ऑर्डर आया कि अकाउंट्स बनाओ, कॉस्ट अकाउंट्स बनाओ, कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसका प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स बनाओ। तो कंपनी को मैंडेटरी क्या बनाने पड़ेंगे? कॉस्ट अकाउंट्स। मैंडेटरी करनी पड़ेंगे कॉस्ट अकाउंट्स, राइट। कॉस्ट अकाउंट्स बनाने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि इन जो बने हुए कॉस्ट अकाउंट्स है उनकी ऑडिट भी कराओ, यानी कॉस्ट ऑडिट कराओ, तो कंपनी को मैंडेटरीली क्या करवानी पड़ेगी? कॉस्ट ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। कोई भी कंपनी अगर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग में एंगेज्ड है और अगर उस कंपनी को गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कॉस्ट अकाउंट्स बनाए जाएं और हमको भिजवाए जाएं, तो हर कंपनी की मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या प्रिपेयर करेगी? कॉस्ट अकाउंट्स। इट विल प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंट्स। और अगर कॉस्ट अकाउंट्स के ऑर्डर के बाद, अगर कॉस्ट अकाउंट्स का ऑर्डर आया तो ही, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर से ऑर्डर आता है कि आपने जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं प्लीज आप उनकी कॉस्ट ऑडिट कराओ, तो कंपनी को मैंडेटरी क्या करवानी पड़ेगी? कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। कॉस्ट अकाउंट्स शैल बी एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते एएस के हिसाब से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स बनते हैं एएस के हिसाब से और ऑडिट होती है एसएएस के हिसाब से, जो किसने दिए हैं? ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मैं यही कॉस्ट अकाउंट्स की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंट्स बनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ऑडिट होती है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो किसने दिया है? ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए और सिमिलरली कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्या करवाई जाएगी? कॉस्ट ऑडिट करवाएगी। ये स्टैंडर्ड्स किसने दिए हैं? मैं अभी बता चुकी हूँ, ICMAI ने दिए हैं। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? इट विल बी कंडक्टेड बाय कॉस्ट ऑडिटर, और कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है? अ प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ CMA, ICMAI, PCMA, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सिर्फ वो ही एलिजिबल है, एक CA से आप कॉस्ट ऑडिट नहीं करा सकते। कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए CMA होना जरूरी है, वो भी प्रैक्टिसिंग, CMA होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये सारी बातें मैं डिटेल में क्लास में करा चुकी हूँ। दिस इज जस्ट अ फास्ट ट्रैक रिविजन। तो ये हो गया कॉस्ट अकाउंट्स और कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है तो मैंडेटरी आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आया तो आप चाहो तो वॉलंटरीली भी करवा सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया नहीं लेकिन कंपनी बहुत लार्ज स्केल है, लॉ को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा बना देना चाहिए कि इन केस अगर गवर्नमेंट ऑर्डर देना भूल जाए कि कॉस्ट अकाउंट्स बनाओ या कॉस्ट ऑडिट कराओ, तो कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होने ज़रूरी है जिनके बेसिस पे हम अकाउंट्स बना सके। तो हमारे गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से कुछ रूल्स बनाए, और वो रूल्स क्या है? कॉस्ट अकाउंट्स और कॉस्ट ऑडिट के लिए कुछ रूल्स हैं। कॉस्ट अकाउंट्स और
कॉस्ट ऑडिट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये रूल्स है। हाँ, पहले हमने पढ़ा था लॉ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा। क्या? अगर कॉस्ट अकाउंट्स का ऑर्डर आया तो कॉस्ट अकाउंट्स, अगर कॉस्ट ऑडिट का ऑर्डर आया तो कॉस्ट ऑडिट। अब रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स सेज दैट कि कॉस्ट अकाउंट्स और कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा अगर कंपनीज ये लिमिट क्रॉस कर दे। तो रूल्स में एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आए या ना आए, अगर कंपनी ने ये लिमिट क्रॉस कर ली टर्नओवर की तो आपको मैंडेटरी कॉस्ट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और अगर ये लिमिट क्रॉस कर दी तो कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। लिमिट के लिए सारी कंपनीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया, रेगुलेटरी सेक्टर्स और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स। एज द नेम सजेस्ट, रेगुलेटरी जिसपे ज्यादा रेगुलेशन है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, नॉन रेगुलेटरी जिसमें थोड़ी इजी है। रेगुलेटरी सेक्टर्स टोटल 6 हैं और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। हम 6 नाम तो एज इट इज लर्न करेंगे, लेकिन करवा भी चुकी हूँ क्लास में, और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स के कुछ एक नाम्स आप लर्न कर लेना तो इट विल बी सफिशिएंट, राइट। तो कॉस्ट अकाउंट्स, रेगुलेटरी सेक्टर्स, अगर कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है तो आपको मैंडेटरी क्या बनाने पड़ेंगे? कॉस्ट अकाउंट्स। गवर्नमेंट का ऑर्डर सपोज आ गया, अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो आपको टर्नओवर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यू भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आया तो चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स। 35 करोड़ से ज्यादा है क्या टर्नओवर? हाँ, तो आपको क्या करने पड़ेंगे? कॉस्ट अकाउंट्स मैंडेटरी बनाने पड़ेंगे। अगर 35 करोड़ से कम है तो क्या करें? तो वॉलंटरीली आप चाहो तो बना सकते हो, वरना आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में भी यही लिखा है कि अगर ग्रॉस टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है तो आपको मैंडेटरी क्या बनाने पड़ेंगे? कॉस्ट अकाउंट्स। अब बात करती हूँ कॉस्ट ऑडिट की। तो कॉस्ट ऑडिट में सिंपली एक बात लिखी है कि अगर ग्रॉस टर्नओवर और यहाँ पे भी ग्रॉस टर्नओवर, यहाँ पर इंडिविजुअल टर्नओवर का भी क्राइटेरिया है, इंडिविजुअल टर्नओवर का भी क्राइटेरिया है, अगेन यही वाला साइन, और दोनों के बीच में एंड है। मतलब आपको साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशंस पूरी करनी है तो ही कॉस्ट ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी कि अगर ग्रॉस टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है and individual turnover of every product covered, every service covered in the company is 25 करोड़ और more। जैसे एक कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है तो तीनों का टोटल ग्रॉस टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो, इंडिविजुअली भी 25 करोड़ से ज्यादा हो, तीनों एंड है बीच में, तो इन दैट केस कंपनी को मैंडेटरी क्या करवानी पड़ेगी? अपने अकाउंट्स की कॉस्ट ऑडिट। और इधर क्या लिखा है नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में? नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में यही लिमिट, अगेन नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में 100 करोड़ ग्रॉस टर्नओवर एंड इंडिविजुअल टर्नओवर की जो लिमिट है वो है 35 करोड़, राइट। ग्रॉस टर्नओवर, अगर पूरी कंपनी का पूरा टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है तो इन दैट केस कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी, और एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि अगर इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है तो ही कॉस्ट ऑडिट करवाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अकाउंट्स का ऑर्डर नहीं आया हो और ऑडिट का ऑर्डर आगे हो। अकाउंट्स नहीं होंगे तो ऑडिट कैसे होगी? तो प्रायोरिटी इज ऑडिट। अकाउंट्स का ऑर्डर आया उसके बाद ऑडिटिंग का ऑर्डर आएगा, राइट। सो दिस इज योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। ये रूल्स कुछ चीजों पे लगते हैं क्योंकि रेगुलेटरी सेक्टर्स में क्या क्या कवर्ड है? रेगुलेटरी सेक्टर्स में 6 एस्पेक्ट्स कवर है। सबसे पहले मोबाइल यानी टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, उसके बाद 3 और है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, शुगर, राइट, एंड फर्टिलाइजर्स। ये 6 जो चीजें हैं वो रेगुलेटरी सेक्टर्स में है। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स एनलिस्टेड है वो
नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में जैसे टी, कॉफी, आर्म्स, एम्यूनिशंस, टर्बोजेट, स्टील, एयरक्राफ्ट्स, ये सब नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में कवर्ड है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग एक बार अगर ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं तो हर कंपनी की ड्यूटी है कि इन रूल्स को फॉलो करेगी, रीजनेबल तरीके से अपने कॉस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, एकदम प्रॉपर तरीके से कॉस्ट अकाउंट्स की ऑडिट कराएगी। हालांकि ये रूल्स कुछ जनों पर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंट्स जो रूल्स है आर नॉट एप्लीकेबल, एग्जेम्प्टेड है। कौन एग्जेम्प्टेड है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। किस एक्ट के तहत? अंडर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। ये एक एक्ट है। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, स्मॉल मतलब छोटे, मीडियम मतलब एवरेज, एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। तो इसमें जो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स है उसके ऊपर कॉस्ट अकाउंट्स के रूल्स लागू नहीं होते, तो कॉस्ट ऑडिट तो बहुत दूर की बात है। सिमिलरली कॉस्ट ऑडिट के लिए किसको एग्जेम्पशन दिया है? एक तो ऐसी यूनिट जो SEZ है, बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, या ऐसी यूनिट जिसका टोटल रेवेन्यू का 75%, टोटल रेवेन्यू जितना भी कंपनी पूरा कमा रही है उसका 75% इज रिसीव्ड वाया एक्सपोर्ट्स एंड इन फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी में आ रहा है तो ऐसी यूनिट जिसके पूरे 100% रेवेन्यू का 75% इट्स जनरेटिंग आउट ऑफ एक्सपोर्ट्स, राइट। तो कंपनी इस एक्ट उसको प्रमोट करना चाहेगी तो इन रूल्स से एग्जेम्पशन दे दिया। तो ये हो गया तुम्हारा लॉ, ये हो गया तुम्हारा रूल्स। अब कॉस्ट ऑडिट और अकाउंट्स कब होंगे ये तो हमने, एप्लीकेबिलिटी तो हमने डिस्कस कर ली। कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन? कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, कितने पैसे, रेम्यूनरेशन, क्या ड्यूटीज, क्या पावर्स, उसके ऊपर वील गिव अ क्विक लुक। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। लॉ भी हमने कर लिया। देखो अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, तब तो आपको कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट ऑडिट करानी ही है। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आया तो इन दैट केस आपको रूल्स की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। 35 इधर 50 करोड़ और 100 करोड़, और इधर 35 करोड़ और 25 करोड़। रेगुलेटरी सेक्टर्स, नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स, दिस इज जस्ट अ रिविजन। कीप बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक प्रोवाइडेड बाय मी एंड इन योर नोट्स ऑल्सो। हमने टेबल पूरे अच्छे से ड्रॉ करी थी क्लास में और समझी थी। ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट एप्लीकेबिलिटी, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो एक चीज ध्यान रख लेना, कॉस्ट ऑडिटर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन। हमेशा मेंबर्स का कोई रोल नहीं है अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अगर देखो गाइस, ऑडिट कमेटी है तो क्या होगा और ऑडिट कमेटी नहीं है तो क्या होगा। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नाम रेकमेंड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर मैं बात करूं रेम्यूनरेशन की कि पैसे कैसे दिए जाएंगे उसको, तो अगर ऑडिट कमेटी है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, जैसे अगर ऑडिट कमेटी है तो रेम्यूनरेशन रेकमेंड किया ऑडिट कमेटी ने, अप्रूव रेकमेंड किया ऑडिट कमेटी और बोर्ड ने, लेकिन ऑलवेज अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। ऑलवेज पैसे कितने देने हैं, कंपनी किसकी है, कंपनी में किसके पैसे लगे हैं, मेंबर्स के, तो हमेशा अप्रूव कौन करेगा, मेंबर्स। सिमिलरली यहाँ पर ऑडिट कमेटी नहीं है तो भी, ऑडिट कमेटी है तो भी रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देंगे, लेकिन अप्रूव हमेशा कौन करेगा, मेंबर्स। जो मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में रेम्यूनरेशन अप्रूव करी है वो ही रेम्यूनरेशन फाइनल होगी, इट शैल बी पेड बाय द कंपनी ऑब्वियसली, राइट। ये बात तो हो गई अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन की। अब फॉर्म्स देखो, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर, अगर कंपनी के ऊपर कॉस्ट अकाउंट्स के रूल लागू हो गए हैं तो कंपनी कॉस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी इन फॉर्म CRA1 के फॉर्मेट में। ये जो फॉर्म है ना, इट इज प्रिस्क्राइबिंग फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। जो भी कॉस्ट अकाउंट्स या जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपनी को बनाने हैं
उसका जो तरीका है इट इज मेंशन इन CRA 1, राइट, खत्म। अब मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट की, तो कॉस्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? जिस ईयर की हमको कॉस्ट ऑडिट करानी है, जिस ईयर की, वो फाइनेंशियल ईयर जब भी कमेंस हुआ है, जिस ईयर की ऑडिट करवानी है उस ईयर के फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के 180 डेज के अंदर अंदर, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, 30 सितंबर से एवरेज अप्रोक्सीमेटली से पहले पहले हमको कॉस्ट ऑडिटर उस साल का अपॉइंट करना है। और कौन करेगा वो तो फिक्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर कर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो जाएगा कब? ये कब जाएगा? जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, फाइनेंशियल ईयर कमेंस, फाइनेंशियल ईयर एंड, जिस ईयर का अपॉइंटमेंट उसका था, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 डेज के अंदर अंदर उसे अपना पूरा काम करना है, कॉस्ट ऑडिट करनी है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, जमा करानी है और जाना है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज के अंदर वो आएगा, उसे फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 डेज के बाद, मतलब लेटर 180 डेज के अंदर अंदर वो चला जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, फ्रॉम द 180 डेज कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो जिस बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया हमने, कॉस्ट ऑडिटर को, ध्यान दें कॉस्ट ऑडिटर की प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की प्रोविजन नहीं है, तो जिस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया है उस बोर्ड मीटिंग के 30 डेज के अंदर अंदर हम किसको बताएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से फॉर्म में? CRA 2 में, कि हमने इस बंदे को ऑडिटर बना दिया है और फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के 180 डेज के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर, हम किसको बताएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। जिस दिन बोर्ड मीटिंग में डायरेक्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके 180 डेज के अंदर अंदर हमें गवर्नमेंट को बताना है, या जिस दिन फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ है उसके 180 डेज के अंदर अंदर हमें गवर्नमेंट को बताना है कि हमने इस बंदे को डायरेक्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, राइट। कौन से फॉर्म में? CRA 2 में हमें बताना है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं डेट वाइज समझाऊं तो फाइनेंशियल ईयर सपोज कमेंस हुआ है 1 अप्रैल 2017 को, सपोज फॉर एग्जांपल, और बोर्ड मीटिंग हुई है सपोज 1 जून 2017, तो फर्स्ट डेट बोर्ड मीटिंग से 30 डेज के अंदर अंदर, बोर्ड मीटिंग हुई है 1 जून 2017, 30 डेज, सपोज फॉर एग्जांपल 30 जून 2017, और फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ है 1 अप्रैल 2017 से 180 डेज के अंदर अंदर, जो लगभग क्या होते हैं 30 सितंबर 2017, विच एवर इज अर्लियर, तो 30 जून से पहले पहले हमको गवर्नमेंट को बताना है। यही अगर अपॉइंटमेंट केस नंबर 2 में फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ 1/4/2017 को और अपॉइंटमेंट हुआ होता 15 सितंबर 2017 को, तो फर्स्ट डेट बोर्ड मीटिंग से 30 डेज मतलब लगभग 14 अक्टूबर 2017, या फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने की 180 डेज मतलब लगभग 30 सितंबर 2017, विच एवर इज अर्लियर। ऑब्वियसली सितंबर इज अर्लियर देन अक्टूबर, तो 30 सितंबर तक अपने को गवर्नमेंट को बताना है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ, बोर्ड मीटिंग की डेट, बोर्ड मीटिंग से 30 दिन, फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ उसके 180 डेज, whichever is earlier. I hope it is understandable. अब अगर आगे बढ़ूं तो कॉस्ट ऑडिटर की पोजीशन में कभी भी अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो इट शैल बी फिल्ड अगेन, कितने दिनों में? फिल्ड बाय बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, कितने दिनों में? सेम प्रोविजन इन 30 डेज। अगेन किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से फॉर्म में? सेम। इस बंदे को हमने अपॉइंट किया ऑडिटर CRA 2 में, कितने दिनों के अंदर अंदर? विद इन 30 डेज। जिस दिन कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट होगा, जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को बताएंगे। फॉर्म नंबर रिमेन्स द सेम। नाउ फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, अब उसको अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कितने दिनों में बन जाएगी?
जाने से पहले पहले, और वो कितने टाइम में जाएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 डेज के अंदर अंदर। सो 180 डेज के अंदर अंदर ही विल सबमिट हिज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कितने दिनों में, विद इन, लिखा है बोर्ड पे, विद इन 180 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कौन सी फॉर्मेट में, CRA 3, CRA 3 वाले फॉर्मेट में हमें देना पड़ेगा, राइट। CRA 1 कॉस्ट अकाउंट्स का फॉर्मेट, CRA 2 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, CRA 3 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कंप्लीट। जैसे ही हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे। अगर कॉस्ट ऑडिटर ने कोई भी तरह की गलती, क्वालिफिकेशन, रेजर्वेशन, एडवर्स कमेंट निकाला है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक एनवेलोप लेंगे, उसमें कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट डालेंगे और उसमें उस हर बात का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि वैसे तो ऑडिटर ने ये बुराई करी है पर हमको एक्सप्लेनेशन पर ये कहना है। And it would be in the format of CRA 3. Board of Directors सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे, प्लस फॉरवर्ड करेंगे एनी एक्सप्लेनेशन। ये जो पूरा एनवेलोप होगा ना, इट इज इन फॉर्म नंबर CRA 1, 2, 3, 4 हमने चारों फॉर्म्स कर लिए। दिस इज ऑल विथ योर कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा? अ प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ CWA या CMA, कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट पुराना नाम, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स नया नाम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अच्छे से सुनना, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट पार्ट में लिखा है कि कॉस्ट ऑडिटर कभी भी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। मैं CA भी हूं और CMA भी हूं सपोज, तो एज अ CA में बन गई स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एज अ CWA में बन गई कॉस्ट ऑडिटर, या CMA में बन गई कॉस्ट ऑडिटर, पॉसिबल ही नहीं है। द पर्सन हु इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बिकम कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, वो कुछ भी ऐसा पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। तो मैम कॉस्ट ऑडिटर की कोई क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है? बिल्कुल है। कॉस्ट ऑडिटर वो ही बंदा होगा हु इज क्वालिफाइड और हु इज नॉट डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, एग्जैक्टली वो ही कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है। द एक्सेप्शन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए PCA होना जरूरी है और कॉस्ट ऑडिटर के लिए PCMA होना जरूरी है। दैट इज इट। बाकी कॉस्ट ऑडिटर को वो ही पावर्स, वो ही ड्यूटीज हैं, वो ही राइट्स है, वो ही ऑब्लिगेशंस है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को मिले 143 में। कंपनी की पूरी ड्यूटी है, पूरा परम धर्म कर्तव्य है कि कॉस्ट ऑडिटर को ऑडिट करने में फैसिलिटेशन दे, फैसिलिटेट करे, उसको हम्बली उसकी नीड्स को पूरा करे। दिस इज ऑल विथ योर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड कॉस्ट ऑडिट। इसमें हमने 4 फॉर्म्स पढ़े, CRA 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज ऑल विथ योर कॉस्ट ऑडिट। एक छोटा सेक्शन और है जो हमने बीच में मिस किया है, उसके बारे में भी क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। उसके बाद इस चैप्टर का सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी, वो है SA 299 जॉइंट ऑडिट। एक चीज़ और पढ़ानी थी, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 विच इज योर फ्रॉड रिपोर्टिंग। अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते कभी भी ऐसा लगता है, इफ ऑडिटर व्हाइल ऑडिटिंग, ऑडिटर हैज नोटिस्ड व्हाइल ऑडिटिंग एनी फ्रॉड, ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड नजर आता है जो या तो हो चुका है या चल रहा है, हैज बीन हो चुका है, कमिटेड, या चल रहा है, इज बीन कमिटेड या कमिटेड, किस पर? ऑन कंपनी, कंपनी पर हुआ है, किसने किया है? बाय इट्स एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स। कंपनी ने किया, कंपनी पर किया है, कंपनी ने किया है नहीं कवर है। कंपनी पर फ्रॉड हुआ है, करने वाले भी कौन?
कंपनी के एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स ने, किसी क्रेडिटर ने किसी डेटर ने किया है, नॉट कवर्ड। कंपनी पर हुआ है, कंपनी के एम्प्लॉयज और कंपनी के ऑफिसर्स ने किया है, या जब हुआ था तब कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी का ऑफिसर था जो एंगेज था इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा कि फ्रॉड का अमाउंट, इंडिविजुअल अमाउंट, इंडिविजुअली चेक करेंगे, टोटल नहीं चेक करेंगे। फ्रॉड का अमाउंट चेक करा जाएगा, इज इट 1 करोड़ और मोर और इज इट लेस देन 1 करोड़। अगर फ्रॉड जो उसने नोटिस किया है इन गुड फेथ, वाकई में फ्रॉड हुआ है, उसने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई है, कंपनी की इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करी है, बट एक्चुअली इन गुड फेथ, इन अ बोनाफाइड इंटेंशन, he has noticed a fraud which is 1 crore or more, he will report the matter to straight away central government. और अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है then he will report the matter to board of directors. अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को बोलेगा। अच्छा, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो हम ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बता देंगे। कैसे? जिस दिन फ्रॉड पता चला है ऑडिटर उसके 2 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन फ्रॉड नोटिस करा है, फ्रॉड नोटिस के 2 दिन के अंदर अंदर हम ऑडिट कमेटी और बोर्ड को बता देंगे कि ये फ्रॉड है, आपको कुछ कहना है सफाई में तो मुझे कुछ मत कहो, सीधा कहाँ लिख देना, अपनी बोर्ड्स रिपोर्ट में। तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीधा इस बारे में बोर्ड रिपोर्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ऑडिटर ने ये फ्रॉड पकड़ा था, उसका अमाउंट इतना था, उसमें ये पार्टीज इन्वॉल्व थी और हमें ऐसा लगता है कि ऑडिटर ने ये फ्रॉड पकड़ा था जो सही है या नहीं है। ऑडिटर के हिसाब से इतना अमाउंट था, हमारे हिसाब से इतना अमाउंट है। ऑडिटर के हिसाब से ये पार्टीज इन्वॉल्व थी, हमारे हिसाब से ये पार्टीज इन्वॉल्व है और हमने फ्रॉड को सही करने की सारी कार्यवाही कर ली है। द रेमेडियल एक्शन टेकन ऑन द फ्रॉड हैज टू बी reported. Similarly, if the fraud amount is more than 1 crore, he will straightaway report to central government, but he will follow a particular manner which is prescribed. तो जिस दिन उसको फ्रॉड नोटिस हुआ है, ऑडिटर उसके 2 दिनों के अंदर अंदर अगेन सेम किसको बताएगा, कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। उनको बोलेगा कि देखो मैंने फ्रॉड पकड़ लिया है, लेकिन अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो मैं आपको 45 डेज का टाइम दे रहा हूँ। यू हैव टू रिपोर्ट टू मी इन 45 डेज। अगर 45 डेज में उनका रिप्लाई आ जाता है या नहीं भी आता है तो ऑडिटर, ये ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 45 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को रिप्लाई करना है। सबसे पहले ऑडिटर ने 2 डेज के अंदर अंदर ऑडिट कमेटी या बोर्ड को फ्रॉड बताया, बोला आपको अगर अपने एक्सप्लेनेशन में कुछ कहना है तो 45 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई कर दो। अगर रिप्लाई आ गया तो रिप्लाई आने के 15 दिनों के अंदर अंदर ऑडिटर रिप्लाई आने के 15 डेज के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। या अगर रिप्लाई नहीं आया तो जिस दिन लास्ट टू लास्ट रिप्लाई आ जाना चाहिए था 45 डेज तक वो पूरा वेट करेगा। अगर 45 डेज तक भी रिप्लाई नहीं आया तो फ्रॉम द एंड ऑफ 45th डे 15 डेज के अंदर अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा। ही विल रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर ADT 4 कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने ये फ्रॉड पकड़ा था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी का ये रिप्लाई आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने ये फ्रॉड पकड़ा था, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी को बोल दिया था कि एक्सप्लेनेशन दे दो, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। व्हाटएवर द केसेस, दे विल रिपोर्ट द मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक ऑल द नेसेसरी एक्शन। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन, द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको रिपोर्ट करेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे हम, द सेक्रेटरी ऑफ MC। कैसे रिपोर्ट करेंगे? इट विल ऑलवेज बी इन रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और इन अ स्पीड पोस्ट फॉर्मेट। हाँ, उसके बाद एंड लिखा हुआ है और नहीं, एक ईमेल भेजेंगे कंफर्मेशन में कि हमने एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है। मैम डायरेक्टली फ्रॉड को ईमेल में नहीं बता सकते? नहीं,
जब मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड हो तो वही मोड फॉलो करेंगे. तो इट विल बी रिपोर्टेड इन रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट एंड देन फर्दर एन ईमेल विल बी सेंट इन कंफर्मेशन टू दैट मेल टू दैट पोस्ट दैट वी हैव सेंड अ पर्टिकुलर पोस्ट, प्लीज एक्नॉलेज इट. तो ये हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया. ऑब्वियसली कौन भेजेगा ये फॉर्म फ्रॉड का? ऑडिटर. तो उस पर ऑडिटर का नाम होगा, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेंबरशिप नंबर, सारी चीज़ें, उसका साइन, सील, सब कुछ प्रेस्क्राइब्ड होगा ताकि अगर गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना पड़े तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सके. ये जो फ्रॉड रिपोर्टिंग का प्रोविजन है वो ना सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे लगता है, बल्कि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हुए फ्रॉड पकड़ा, या कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट अकाउंट्स की ऑडिट करते हुए फ्रॉड पकड़ा, या सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने कंपनी लॉ की ऑडिट करते हुए फ्रॉड पकड़ा, या ब्रांच ऑडिटर ने ब्रांच के अकाउंट्स की ऑडिट करते हुए फ्रॉड पकड़ा, तो ये सेक्शन सब पे लागू है. म्यूटेंडिस म्यूटेंडिस. जिस तरीके से स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है एडीटी 4 में अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसी तरीके से कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर रिस्पेक्टिवली फॉर कॉस्ट अकाउंट्स, कंपनी लॉ एंड ब्रांच अकाउंट्स विल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और if it's less than 1 crore, they will report the matter to the board of directors or audit committee if audit committee is existing. This is all with your fraud reporting. Fraud reporting से confidentiality clause नहीं टूटता है क्योंकि लॉ में ही लिखा है कि अगर फ्रॉड दिखा है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है. तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर लीक कर रहा है, बल्कि ये तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. अगर ऑडिटर को पता होते हुए भी ऑडिटर ने फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग नहीं करी तो ऑडिटर पे 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. दिस इज ऑल विथ योर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड the entire revision of company audit chapter number 1. There's a small essay which I have put in this chapter which is essay 299, and essay 299 stands for, yes, याद है, जॉइंट ऑडिट. एक कंपनी में एक से ज्यादा ऑडिटर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. मिनिमम एक होना चाहिए. एक से ज्यादा जितना जेब अलाउ करे कंपनी का उतने आप ऑडिटर्स रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जॉइंट ऑडिट मतलब कंपनी में एक से ज्यादा ऑडिटर. देखो पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, ये जॉइंट ऑडिट नहीं है. पार्टनरशिप फर्म सिंगल तरीके से इंडिविजुअली ऑडिटर बनती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स. एक हेड ऑफिस है, उसकी बहुत सारे ब्रांचेस है, ब्रांच के अलग ऑडिटर्स है, हेड ऑफिस का अलग ऑडिटर है. दिस इज नॉट ऑल्सो जॉइंट ऑडिट. ब्रांच ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर का जो रिलेशन है वो दूसरे ऐसे में है, इट इज प्रिंसिपल टू एजेंट. मैं जॉइंट ऑडिट की बात कर रही हूँ कि कंपनी का मेन ऑफिस है, ये मेन ऑफिस, उसमें वी आर अपॉइंटिंग मोर देन 1 ऑडिटर, मे बी इंडिविजुअल, मे बी पार्टनरशिप फर्म. 2 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म हमने ऑडिटर बना दी. क्यों? वर्क शेयरिंग, एक्सपर्टाइज शेयरिंग, कॉस्ट शेयरिंग, ये सारी चीजों के लिए. काम टाइमली फिनिश हो. बहुत बड़ी एंटरप्राइज अकेला ऑडिटर मैनेज नहीं कर पा रहा है तो हम जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं. जो भी हम जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट कर रहे हैं वो म्यूचुअली डिस्कस करके, अग्री करके अपने अपने एरियाज बांट लेंगे. देखो जॉइंट ऑडिटर जो होता है ना गाइस, वो अपना काम डिवाइड करते हैं. मतलब किस तरीके से डिविजन ऑफ वर्क होता है? इट मे बी एज पर द ज्योग्राफिकल लोकेशन. मतलब एक ब्रांच या सॉरी कंपनी का एक पार्ट, ऐसे कह सकती हूँ, राजस्थान में है, एक गुजरात में है, एक पंजाब में है. तो हमने 3 अलग अलग ऑडिटर्स अपॉइंट करे, 1 फॉर राजस्थान, 1 फॉर गुजरात, 1 फॉर पंजाब. तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स. कंपनी 4 तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और चारों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रहे हैं, तो 4 प्रोडक्ट्स की 4 अलग अलग ऑडिटर हमने अपॉइंट कर दिया. और एनीथिंग मे बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मे बी विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ आइटम्स, हम कैसे भी, हमारी जैसे इच्छा हो, हम एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं. कुछ वर्क डिवाइड होता है. जो वर्क डिवाइडेड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइडेड है. जिस काम को मुझे ही करना है उसके लिए मैं इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हूँ. लेकिन कुछ वर्क
मे नॉट बी डिवाइडेड, कुछ वर्क ऐसा हो सकता है जो डिवाइडेड ना हो, तो उस केस में क्या होगा, all the joint auditors are in combination, है ना, एग्रीगेट तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे. all the joint auditors are responsible collectively. इसमें मैंने एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट करा है कि जॉइंट ऑडिटर्स की कब इंडिविजुअल सेग्रीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देखो जितना काम जो भी डिवाइड किया है, तो जैसे जैसे जो डिवाइड किया है सेग्रीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कोई काम अगर हम सबने मिलकर साथ में किया है, कि कोई एक यूनिट है जो मध्य प्रदेश में भी है, उसमें हम तीनों मिलकर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इन तीनों के अलग अलग ऑडिटर्स है, लेकिन ये तीनों मध्य प्रदेश वाले यूनिट के साथ में ऑडिट कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की यूनिट के लिए ये तीनों जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, सेग्रीगेटेड यूनिट्स के लिए ये तीनों इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन कुछ काम जो हमने डिवाइड नहीं किया है, कोई डिसीजन जो हमने साथ में लिया हो, तीनों के साथ में जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट, एक ही ऑडिट रिपोर्ट बनी हो, तो उन सब चीज़ों के लिए वो कंबाइंड तरीके से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है. ये हो गया तुम्हारा जॉइंट ऑडिट. जॉइंट ऑडिटर्स में बहुत ही प्यार विश्वास होगा, मिलकर प्लान करेंगे काम. जैसे ही किसी एक जॉइंट ऑडिटर को किसी दूसरे जॉइंट ऑडिटर के बारे में कुछ पता चलता है, उसकी यूनिट के बारे में कुछ पता चलता है, मैं राजस्थान की ऑडिट कर रही हूँ और सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर ए है जो गुजरात की ऑडिट कर रहे हैं, तो मुझे गुजरात के बारे में कुछ पता चला, उस यूनिट के बारे में कुछ पता चला, तो मेरी सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि मैं जितना जल्दी हो सके मिस्टर ए को बताऊँ. मैं कोशिश करूंगी ऑडिट रिपोर्ट वो दे उससे पहले मैं बता दूं, ताकि उन फैक्ट्स को कंसिडर कर ले. लेकिन फिर भी अगर मुझे पता चलता है कि ए ने तो ऑडिट रिपोर्ट दे दी, तो मैं ये नहीं सोचूंगी यार अब नहीं बताती, अब वो क्या कर लेगा. मेरी ड्यूटी है कि अगर मुझे किसी और पार्ट के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं इन्फॉर्म करूंगी. लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि यार ए अच्छे से ऑडिट नहीं कर रहा है, तो मेरे राजस्थान वाली ऑडिट पूरी हो गई है, मैं फ्री बैठी हूँ, मैं गुजरात जाके ऑडिट करके आ जाती हूँ. जॉइंट ऑडिटर को जो काम डेलीगेट करा है वो उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है. हम एक दूसरे की यूनिट्स में पंचायती नहीं कर सकते. इनफैक्ट अगर मैंने ऑडिट करते करते गुजरात वाले ऑडिटर से कुछ मांगी है इन्फॉर्मेशन, तो मैं ये नहीं सोचूंगी उसने झूठ बोला है, गलत बोला है, उसका काम साइड में रखकर मैं खुद चेकिंग करके आ गई. I am bound to rely on the information submitted by the joint auditor because he is equally competent. वो मेरे अंडर में नहीं है, वो मेरे बराबर पोजीशन में है. तो इन सब चीज़ों का मैं जॉइंट ऑडिट में ध्यान रखूंगी. काम, प्लानिंग, परफॉर्मिंग, प्रोसीजर्स, इन सब चीज़ों को प्लान करके अपनी ऑडिट करूंगी. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एसे, ऑडिट रिपोर्ट. जितने जॉइंट ऑडिटर्स है, सपोज मेरे एग्जाम्पल में राजस्थान, गुजरात और पंजाब 3 जॉइंट ऑडिटर्स थे. अगर तीनों कहते हैं कि ब्रांच या यूनिट अच्छी है, तो तीनों एक रिपोर्ट से काम चला सकते हैं. लेकिन राजस्थान वाला ऑडिटर कह रहा है बहुत शानदार है, गुजरात वाला कह रहा है बहुत ही बेकार है, और पंजाब वाला कह रहा है एवरेज है, तो तीनों अपनी अपनी अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट्स दे सकते हैं. सपोज राजस्थान और गुजरात वाले कह रहे हैं शानदार है, सिर्फ एक पंजाब वाला कह रहा है बेकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेजॉरिटी विंस. राजस्थान एंड गुजरात जो कह रहे हैं कंपनी अच्छी है, वो अपनी कंबाइंड रिपोर्ट दे सकते हैं. लेकिन पंजाब वाला कह रहा है नहीं कंपनी एवरेज है, मैं तो एवरेज ही कहूँगा, अच्छी नहीं लग रही है मुझे, तो अपनी एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं. मतलब ये केस तुम हाईएस्ट टू हाईएस्ट सीन में ले लो, 10 जॉइंट ऑडिटर्स हैं, 9 कह रहे हैं कंपनी अच्छी है, 1 कह रहा है बेकार है, अपना अपना पार्ट, तो 9 के 9 साथ में कंबाइन करके एक रिपोर्ट दे सकते हैं. बट द 10th वन इज नॉट बाउंड बाय एनी मेजॉरिटी. ऐसा नहीं बाकी 9 कह रहे हैं अच्छी है तो मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कंबाइन कर लेता हूँ. ही इज फ्री टू गिव हिज ओपिनियन, ही मे गिव अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट. दिस इज ऑल विथ योर जॉइंट ऑडिट. मैम ऑडिट कमेटी आप बार बार बोलती हो, अगर है तो ये करो, ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन लो, ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी, तो कब ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, उसके लिए पूरा सेक्शन है ऑडिट कमेटी का. ऑडिट कमेटी का सेक्शन है अंडर सेक्शन 177. कुछ कंपनीज मैंडेटरी ऑडिट कमेटी बनाती है. कौन कौन सी कंपनीज है? सब कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है. ओनली सम कंपनीज आर एलिजिबल टू क्रिएट ऑडिट कमेटी. लिखा है एक तो लिस्टेड कंपनीज को मैंडेटरी ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है, या कुछ ऐसी पब्लिक कंपनीज हैं जिनको ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है. उसमें अमाउंट है 10 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़. कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई
तो ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो, अगर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स 50 करोड़ और मोर है तो, और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है तो। देखो लिस्टेड कंपनी को तो ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, या उन पब्लिक कंपनी को बनानी पड़ेगी या तो जिनका पेड अप कैपिटल इससे ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स इससे ज्यादा है, या टर्नओवर इससे ज्यादा है। 10, 50, 100 यू हैव टू लर्न इट, मग इट अप, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब हम प्राइवेट कंपनी वॉलंटरली चाहे तो बना सकती है, बाकी कोई लॉ में मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। ऑडिट कमेटी में हमेशा मिनिमम टू मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे? देखो 2 नहीं होंगे वरना हमेशा लड़ाई होगी, एक कहेगा हाँ एक कहेगा ना, हमेशा डिस्प्यूट रहेगा। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, जिसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे और पढ़े लिखे होंगे, शुड बी एबल टू रीड एंड एबल टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ऑडिट कमेटी का मेन रोल ही है अकाउंट सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं, अकाउंट्स को फाइनलाइज करना, कोई गलती हो तो सुधरवाना, ऑडिटर को अकाउंट्स हैंड ओवर करना, ऑडिटर की जो गलतियां निकाली है ऑडिटर ने उनको सॉल्व आउट करना, रिकमेंडेशन देना कि कौन से नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नई पॉलिसीज फॉलो करी जा सकती है, ये सब ऑडिट कमेटी के फंक्शन है। तो डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में जो बैठ रहे हैं वो हमेशा ऐसे होंगे हुआ कॉम्पिटेंट। कमेटी में हमेशा कौन बैठते हैं? डायरेक्टर्स। तो ऑडिट कमेटी में वो डायरेक्टर्स बैठने चाहिए हु आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। बाकी राइट तो तुम्हें पता ही है, पूरा चैप्टर कर लिया है। सबसे फोरमोस्ट राइट टू रेकमेंड। अगर ऑडिट कमेटी कंपनी में एग्जिस्ट कर रही है तो हमेशा ध्यान रखो, रेकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर, कौन ऑडिटर बनेगा, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, ये हमेशा कौन रेकमेंड करता है? ऑडिट कमेटी। हम ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी ऑडिट कमेटी के बारे में जो भी है वो बोर्ड्स रिपोर्ट में भी मेंशन करा जाएगा। दिस इज ऑल विथ योर चैप्टर। वी हैव डन एंटायर चैप्टर सेक्शन 139 से 148 एंड 177 एंड ऐसे 299। मैंने इन 4 लेक्चर्स में पूरा फ्रूटफुली तुम्हें रिवाइज करवा दिया है। अगेन दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट दिस वाज नॉट अ प्रॉपर चैप्टर कवरेज, दिस इज जस्ट रिविजन विच आई हैव डन इन फास्ट ट्रैक मोड। लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं है जो छोड़ी हो, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। फिर भी अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है, कोई डाउट हो, तो यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी, नो वरीज। पोस्टिंग अनदर वीडियो ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, स्टे ट्यून्ड, बाय।